तो कल हमने देखा था कि extent of adsorption, that is x by m, and the pressure of the gas, they are directly related with this formula x by m. Actually ग्राफ उनके बीच ऐसे आता है और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये ग्राफ नीचे चला जाता है और टेम्परेचर जब कम होता है तो ग्राफ ऊपर चला जाता है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि x बाई एम और p के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन बेटे नॉन लीनियर है, यानी कि x बाई एम इज इक्वल टू सम k इंटू पी रेज टू 1 बाई n। और इस नॉन लीनियर रिलेशन को प्रूव करने के लिए इसको दोनों साइड में हमने लॉग अप्लाई किया था और इस लॉग को हमने सॉल्व किया था, राइट। ये मोस्टली चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते, ये बस इक्वेशन है लेकिन इस पर कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको लॉग एक्स बाई एम लॉग के, मैंने नोट्स आपको ग्रुप के ऊपर डाले हैं कल के जो रह गए थे हमारे टाइम की वजह से, तो आपने वहां से लिख लिए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। सो ये 1 बाई एन लॉग पी हो गया था। उसके बाद हमने एक ग्राफ निकाला, इसको वाई एक्सिस पर प्लॉट किया, सॉरी, और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया, तो हमारा ग्राफ इसका नेचर कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया। c यानी कि ये, m यानी कि ये, x यानी कि ये, y यानी कि ये, और लाइन आ गई थी हमारी स्ट्रेट, राइट। तो इस स्ट्रेट लाइन से हम इस इंटरसेप्ट से c निकालते हैं जिससे कि ये log k निकलता है, और ये log k निकलने के बाद हम k निकाल सकते हैं और इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं हम इजीली, और ये स्लोप का मतलब होता है 1 बाई n। तो इस तरीके से हम n भी निकाल सकते हैं किसी एडसॉर्प्शन के लिए x बाई m और p। अगर किसी का भी एडसॉर्प्शन हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हम k और n निकाल सकते हैं बहुत इजीली, और इसको बोलते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। राइट, तो अब हमको देखना है एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। देखिए अब एडसॉर्प्शन फ्रॉम, बेटे एब्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, वैसे तो गलत है वो, ऐसा अगर कहीं पे लिखा है कि एब्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया तो एक्चुअली गलत है वो। दिखाता हूं मैं, why absorption independent surface area with increase in critical temperature what will affect on adsorption। critical temperature को अभी छोड़ दो तुम, ये हमको नहीं है, लेकिन एब्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया क्यों कहा जाता है? देखो एब्सॉर्प्शन मतलब इस पर सरफेस के ऊपर चिपकते हैं पार्टिकल, लेकिन मतलब जैसे ही ये सरफेस एरिया छोटा होता है तो पार्टिकल भी कम चिपकेंगे इसके ऊपर बेटे। लेकिन एब्सॉर्प्शन क्या होता है? एब्सॉर्प्शन इसके अंदर जाते हैं पार्टिकल, तो एब्सॉर्प्शन में ये एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, अंदर कितनी जगह है वो इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो अपने दिमाग से अगर बोलना हो तो एब्सॉर्प्शन में वॉल्यूम, अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी इंपॉर्टेंट है और सरफेस एरिया भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा तो अंदर जाने के लिए जगह भी तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हो कि बाबा एब्सॉर्प्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया, लेकिन मेरे ख्याल से वो गलत होना चाहिए। लेकिन कैसा होता है ना कि बुक्स डिजाइन करते हो लोग क्या करते हैं, एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, एब्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, इसको रट लेंगे और बोलेंगे कि एडसॉर्प्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और ये वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता। हाँ ये तो सही है क्योंकि इसको वॉल्यूम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एब्सॉर्प्शन को वॉल्यूम का लेना देना है लेकिन सरफेस एरिया का भी लेना देना है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एब्सॉर्प्शन होगा, सरफेस एरिया अगर कम है तो एब्सॉर्प्शन कम होगा। मतलब एब्सॉर्प्शन के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों लगते हैं, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन
बुक में जो दिया है वो क्यों दिया है ये भी मैंने तुमको बता दिया, राइट। नाउ चलिए इसके बाद मैं आवाज येतो का सर्वांना? यस बोल, यस या नो बोलो, चलो कम ऑन, कैन यू हियर मी? यस यस यस। इसका मतलब है बेटा तुमको प्रॉब्लम है, तुम देख लो जरा तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा। तो लेट अस गो फॉरवर्ड। अब हमको देखना है, टॉपिक है एब्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। देखिए अभी तक हमने एब्सॉर्प्शन क्या देखा, ऐसा एक वेसल रहता है, ये एडसॉर्बेंट रहता है, यहाँ पे कुछ गैस है, हवा में गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स जरा बड़े ऐसे है लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा लिखा, और ये पार्टिकल्स आके इसके ऊपर एडसॉर्ब होते हैं, चिपकते हैं, राइट, ऐसे इधर भी चिपकते हैं। दिस इज द एडसॉर्प्शन फ्रॉम गैस फेज। अब दूसरा एक एडसॉर्प्शन रहता है जिसमें गैस नहीं होता, ऐसा पानी भरा हुआ होता है या फिर कोई और लिक्विड होता है, इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें कोई सोल्यूट भी होगा, इस तरीके से आपको पता ही है। सॉल्यूशन चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, पहले इसको खत्म कर दूं मैं, क्योंकि ये जरा सिंपल चैप्टर था तो इससे शुरू किया मैंने जानबूझकर, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स है तो हमको एक्सपेरिमेंट करना था कि वेदर यू कैन अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स और नॉट फ्रॉम दिस Zoom, so that we can continue with the solution which is quite harder chapter. So यहां पे हम एडसॉर्बेंट रखते हैं, बस आपको बात याद रखनी है कि दिस इज फ्रॉम द गैस एंड दिस इज एडसॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसीलिए कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर तो फैक्टर्स, ये यहाँ पे क्या सोल्यूट है ना, तो ये सोल्यूट भी इसके ऊपर आके ऐसा बॉन्ड बना के चिपक जाता है, अटैच होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अटैच होता है। तो जैसे यहाँ पे फैक्टर्स थे, क्या क्या फैक्टर्स थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, सरफेस एरिया, कांस्टेंट सॉरी गैस का प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो वैसे ही यहाँ पे भी फैक्टर्स है। इस एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे भी था। वैसे ही टेम्परेचर जो कि इनवर्सली है, यहाँ पे भी था। उसके बाद और कौन सा फैक्टर? प्रेशर। जैसे इधर गैस का प्रेशर है वैसे इधर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, आपको ये याद रखनी है। सॉल्यूशन में जो काम कॉन्सेंट्रेशन करता है लगभग वही काम गैस में प्रेशर करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे हम। जैसे प्रेशर को इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन, वैसे ही जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन। और तीसरी बात होती है, सॉरी चौथी बात होती है नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? सिंपल है, लाइक डिजॉल्व लाइक, अनलाइक डिजॉल्व नहीं होते, जैसे ये है ना, वैसे ही यहाँ पे कुछ लोग कुछ एडसॉर्बेंट पे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से चिपकते हैं, तो कुछ नहीं चिपकते, एडसॉर्ब नहीं होते। तो इसीलिए नेचर ये चौथा फैक्टर है। सो देयर आर 4 फैक्टर्स इन एडसॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। सभी सेम है, बस ये वाला फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर है, इधर प्रेशर है, इधर कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। क्या है एप्लीकेशंस? चलिए देख लेते हैं हम। चलो दिख रहा है ये, एक एक एप्लीकेशन को समझ लेना है आपको। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, देखिए, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम क्या होता है ये देख लेते हैं हम। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है एक गैस चैम्बर है, इसमें बहुत सारा गैस है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है, राइट।
अब वैक्यूम बनाना मतलब क्या होता है कि इसको एक वैक्यूम पंप लगाते हैं, जो कि हमने देखा था किस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कौन सी जगह पे देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में? एक मिनट मंगेश बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे नाम दिखाई देता है, कौन एनोटेट कर रहा है। ओके सो मैं पहले कमेंट्स देख लेता हूँ आपके चैट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आवाज इतना ही। हाँ ओके, ईच बुक में अगर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू अलग है, वैसे तो एनसीईआरटी में दी नहीं है शायद, इसलिए डोंट टेक टेंशन, मैंने जो दी है उसी को आप मान लो, छोड़ दो, ज्यादा टेंशन मत लो। एनसीईआरटी में अगर है तो बस उसको स्टैंडर्ड मान लो, नहीं है तो फिर कोई टेंशन मत लो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम और? ठीक है चलिए, तो इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे वैक्यूम हमको क्रिएट करना है तो ऐसा हम यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाते हैं। ये वैक्यूम पंप यहाँ से गैस निकालता है। अब यहाँ पे बच्चे ने थोड़ी सी गलती की है, इसमें थोड़ा गैस बच जाता है। वैक्यूम पंप 100% तो नहीं निकाल पाता, राइट? प्रॉब्लम्स तो चलिए, तो बात हम कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम कैसे किया जाता है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि ये जो वैक्यूम पंप है वो क्लियरली सभी गैस मॉलिक्यूल्स को नहीं निकाल पाता, थोड़े थोड़े गैस मॉलिक्यूल तो इसके अंदर बच जाते हैं। तो इस वैक्यूम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, मतलब जो बचे हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स, उनको भी निकालना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से ये चारकोल डाला जाता है। ये चारकोल, चारकोल मतलब कोयला, कोयला का भूसा, जो कि बहुत अच्छा एडसॉर्बेंट है। तो ये क्या करता है, ये जो बचा हुआ गैस है उसको भी इसके ऊपर एडसॉर्ब करता है। चलिए मैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम दिखाता हूँ। इस बच्ची ने, ये देखिए, देखिए आपके पास इस तरीके से ये गैस भरा हुआ है इस चेंबर में, और हमको यहाँ पे क्या करना है, पूरा वैक्यूम क्रिएट करना है। अगर पूरा वैक्यूम क्रिएट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, वैक्यूम पंप लगा देंगे, राइट? ऐसा इधर वैक्यूम पंप, राइट? ये वैक्यूम पंप ना इस पूरे गैस को नहीं निकाल सकता, मतलब थोड़ा थोड़ा गैस तो बचता है अंदर, राइट? अब इस गैस, ये वैक्यूम हमको बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब इस चेंबर के अंदर चारकोल डाल देंगे। अब ये वैक्यूम पंप तो है ही इधर, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम चारकोल डालते हैं नीचे, ये चारकोल के ऊपर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे थोड़े बचे हुए, वो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके ऐसे चिपक जाते हैं, और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल की डेंसिटी और कम होती है, मतलब वैक्यूम और बड़ा। सो प्रोडक्शन ऑफ द हाई वैक्यूम, ये हो गया हमारा
पहला एप्लीकेशन एडसॉर्प्शन के हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, राइट? एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन, एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। सो दिस इज द फर्स्ट, दैट प्रोडक्शन ऑफ द हाई वैक्यूम। उसके बाद दूसरा हमारा है गैस मास्क एप्लीकेशन। गैस मास्क क्या करता है? देखिए, ये देखिए, कोई सुंदर सी कन्या या फिर युवराज किसी कोयले की खान में काम पे है। अब इसको कैसे निकालो? कन्या लग रही है क्या? ऐसे करेंगे तो कन्या लगेगी। किसी कोयले की खान में काम करने गई, राइट? इधर भी है बाल उसको, राइट? अब कोयले की खान में अगर काम करने गई तो कोयले की खान में तो डेंजरस गैसेस होते हैं, उसके ऊपर अटैक कर देंगे, ये नाक के अंदर से घुस जाएंगे। अब नाक के अंदर से घुस गए तो इधर फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में जाएगी, इसको क्या बीमार कर देगी ना। तो हमको मास्क यूज करना है, जैसे कि जिससे कि ये जहरीले गैसेस अंदर ना जाने पाए। अगर यहाँ पे मास्क यूज किया तो भी ये जहरीले गैसेस मानते नहीं, अंदर जाते ही है। तो क्या किया जाता है, इसके मुंह पर ये जो मास्क है, उस मास्क में एडसॉर्बेंट रखा जाता है। एडसॉर्बेंट जो क्या करेगा, ये आने वाले गैस को खुद के ऊपर एडसॉर्ब करके रख लेगा और ये गैस अंदर नहीं जा पाएगा। एडसॉर्बेंट इसी तरीके से चूज किया जाता है कि वो इस पॉइजनस गैस को ही चिपका के रखे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नहीं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर चाहिए लेकिन पॉइजनस गैस अंदर नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से इस एडसॉर्बेंट को चूज किया जाता है। बात खत्म। इस तरीके से मास्क बनते हैं एडसॉर्प्शन से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है? सिलिका जेल। आपने देखा होगा कि जब आप पानी की बोतल लेते हो, बिस्लरी की नहीं बोल रहा हूं मैं, जब ऐसे कलरफुल बॉटल्स रहते हैं ना पानी की, पानी पीने के लिए लेते हो आप, राइट? तो वो अच्छी तरीके से होती है बॉटल, उनके अंदर ऐसी पुड़िया रहती है। खोलोगे अगर आप पहली बार दुकान से लेके इस ढक्कन को, तो उसके अंदर ये पुड़िया रहती है और इस पुड़िया के अंदर एक चीज रहती है, उसे बोलते हैं सिलिका जेल। ये सिलिका जेल ना, इसको इसके ऊपर लिखा होता है कि इसको खाओ मत, इट इज नॉट फॉर कंजम्पशन। वरना कोई निकालेगा और चलो पुड़िया है, चॉकलेट है बोल के खा जाएगा, इट इज पॉइजनस। लेकिन इसका काम क्या रहता है बेटे? ये पुड़िया, ये जो सिलिका जेल है, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर रहती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है पानी को चिपका लेना। जैसे कि अगर आपने बारिश के मौसम में टेबल पर साल्ट रखा, मीठ, नमक, तो ये नमक जो है पानी के मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है। मैं कह रहा हूं एब्सॉर्ब कर लेता है, ऐड नहीं, एब्सॉर्ब। और ये गीला हो जाता है, इट बिकम्स वेट। तो ऐसी चीज जो कि पानी को अपने अंदर ले लेती है, उसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो जैसे ही ये बॉटल बनती है कंपनी में, तो इसके अंदर हवा और मॉइस्चर दोनों रहते हैं। लेकिन ये जो मॉइस्चर है वो H2O है। वो H2O इस प्लास्टिक के साथ रिएक्ट हो सकता है और ये अंदर एक, ये रिएक्शन से पॉइजनस चीजें तैयार हो सकती है। और अगर कस्टमर ने इसको खरीद लिया और इसके अंदर पानी डाल दिया और पी लिया, तो ये जो रिएक्शन हुई थी बहुत दिन ये बॉटल दुकान में रहती है ना, तो ये रिएक्शन होके थोड़ा कुछ पॉइजनस चीज फॉर्म हो सकती है, बहुत दिनों के लिए रखा है इसलिए। तो कस्टमर ने ले लिया, इसमें पानी डाल के पी लिया, तो ये पॉइजन तो कस्टमर के शरीर के अंदर चला जाएगा बेटे। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे सिलिका जेल की पुड़िया रखी जाती है। ये सिलिका जेल की पुड़िया, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, इनको एडसॉर्ब कर लेती है। एडसॉर्ब, ये साल्ट एब्सॉर्ब करता है, लेकिन सिलिका जेल एडसॉर्ब करती है और पानी को अंदर नहीं रहने देती। और आपको जब बोतल मिलती है तो वो विदाउट वाटर वेपर्स रहती है। तो बोतल लेने के बाद इन दोनों पुड़ियों को फेंक देना है। और सिलिका जेल है इसलिए इसको धोना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेने के बाद इस बोतल को धोना ही है, लेकिन फिर भी सिलिका जेल का काम क्या है, अंदर की मॉइस्चर जो है, उस मॉइस्चर को खुद के ऊपर एडसॉर्ब कर लेना। और इसीलिए दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन।
मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो यस बोलो, अदरवाइज नो बोलो। चलो कम ऑन फास्ट। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप काफी ध्यान लगा के देख रहे हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए बेटे आगे चलते हैं। अगला हम देखते हैं एप्लीकेशन कलर्ड सॉल्यूशन को कलरलेस करने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन इज कलर्ड सॉल्यूशन को कलरलेस करना है। मतलब सिंपल सी बात होती है, अगर आपके पास ऐसा कोई कलर है, एक्वेस कलर, पिगमेंट में कलर है। कलर मतलब क्या होता है, कोई तो भी सॉल्वेंट होता है, जैसे कि मान लो पानी या फिर अल्कोहल, और उस पानी के अंदर कोई तो भी सोल्यूट होता है जो कि कलरफुल रहता है। जैसे कि रेड कलर है तो पानी में ऐसे रेड कलर का सोल्यूट डाला हुआ होता है। सो दीज आर दी रेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी सॉल्वेंट, और ये कलरफुल है, दिस इज द रेड कलर। ये सॉल्यूशन जो है वो रेड कलर्ड है। अब हमको इसके अंदर का रेड कलर निकालना है। तो रेड कलर निकालना है तो करते क्या है, इसके अंदर चारकोल जैसी कोई तो भी एक चीज डाल देते हैं जो कि अच्छा एडसॉर्बेंट का काम करती है। समझ रहा है ना, एडसॉर्बेंट। तो इसके अंदर अगर चारकोल को डाल लोगे, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं तो होता क्या है, ये देख लीजिए। ये पानी है, इसके अंदर ये रेड कलर के पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से ये पानी रेड दिख रहा है। अब चारकोल का पार्टिकल छोटा होता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ये चारकोल का पार्टिकल अंदर आते ही इसको अपने ऊपर एडसॉर्ब कर लेता है। तो अंदर के जो भी ये रेड कलर के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स है, उनको ये चारकोल खुद के अंदर एडसॉर्ब कर लेगा इस तरीके से, और ये अंदर का कलर इस चारकोल के ऊपर बैठ जाएगा। अब इसको हम फिल्टर कर देंगे, यहां पे फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर कर देंगे इस तरीके से। जब फिल्टर कर देंगे तो ये चारकोल ऊपर रह जाएगा, और इस चारकोल के ऊपर चिपके हुए ये रेड कलर के पार्टिकल भी ऊपर रह जाएंगे। नीचे आएगा सिर्फ सॉल्वेंट जो कि होगा कलरलेस। बेटे समझ में आ गया है क्या? देखो एक बार और बताता हूं। पानी था, पानी के अंदर रेड पार्टिकल थे, ये रेड कलर्ड सॉल्यूशन था, हमको इसे कलरलेस बनाना था। तो हुआ क्या, हमने इसमें पार्टिकल, ये चारकोल जैसा एडसॉर्बेंट डाल दिया, तो इस एडसॉर्बेंट ने पार्टिकल को चिपका लिया अपने ऊपर, और चिपकाने के बाद हमने इसको फिल्टर कर दिया, तो नीचे आया सिर्फ पानी, पार्टिकल तो ऊपर ही रह गए यहाँ पे चिपक के, और ये कलरफुल सॉल्यूशन कलरलेस बन गया। किसकी वजह से? एडसॉर्प्शन की वजह से। सो दिस इज येट अनदर एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। समझ में आ गया तो यस बोलो। चलिए, हैंड कौन रेज किया भाई? हैंड रेज करने वाले कोई प्रॉब्लम है क्या? केंद्रीय वैष्णव, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया बेटे, ठीक है, तालियां बजा रही है। वीडियो ऑन किया करो, वीडियो ऑन किया करो, क्या छुप के बैठते हो? क्लास में आते हो क्या छुप के? प्यारे बच्चों और बच्चियों, खुद को वीडियो ऑन करके यहाँ पे मुझे दिखाओ कि क्या कर रहे हो। वीडियो ही देख रहे हो या कुछ सोते सोते देख रहे हो? चलो, तो अगला एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। कैटलिस्ट के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता ही है, 10th क्लास में भी आपने कई जगहों पर कैटलिस्ट का यूज किया है। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो किसी रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट या स्लो बनाती है, दोनों कर सकती है। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन का रेट वो बढ़ाता है,
तो मान लो आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है, ये ऐसा वेसल है और उसमें ये और बी इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है, ए और बी दोनों मिला के सी को फॉर्म कर रहे। अब क्या होता है, इन दोनों को एक दूसरे के आसपास लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन करने के लिए। जब तक ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तब तक रिएक्शन होगी नहीं। ये बात तो पता है आपको। रिएक्शन होने के लिए टकराना तो होगा ना, पहले टकराना होगा फिर रिएक्शन होगी। ऐसे दूर से थोड़ी रिएक्शन होती है, सही है कि नहीं? यस और नो? हाँ, दूर से रिएक्शन नहीं हो सकती बेटे। रिएक्शन करने के लिए पास जाके टकराना होगा। तो ये और बी एक दूसरे से टकराने के बाद रिएक्शन होती है, लेकिन इनको टकराने के लिए पास तो आना होगा, ठीक है ना? तो पास इनको कैसे लाया जाए, कैसे लाया जाए? तो क्या किया जाता है, यहाँ पे एक कैटलिस्ट डाला जाता है जो कि एक एडसॉर्बेंट होता है, कुछ नहीं बल्कि एक एडसॉर्बेंट होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे चिपक गए, तो एक दूसरे के पास आ गए कि नहीं? आ गए ना? तो एक दूसरे के पास आने पर अब ये टकरा जाते हैं। सो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्टेंट्स को एडसॉर्ब करना और उनका कॉन्सेंट्रेशन इस जगह पर बढ़ाना, उनकी डेंसिटी बढ़ाना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, उनकी भीड़ बढ़ाना, गर्दी ज्यादा बढ़ाना यहाँ पे, जिससे कि वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे और जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये बात भी क्लियर हो गई शायद। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, नेक्स्ट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में क्या किया जाता है, मान लो कि यहाँ पे दो इनर्ट गैसेस है, हेलियम और ये नियॉन, इनको सेपरेट करना है। तो क्या किया जाता है, पहले एक एडसॉर्बेंट इसमें डालेंगे जो कि सिर्फ इस नियॉन को चिपकाता है। तो नियॉन के मॉलिक्यूल यहां से जाके इसके ऊपर चिपक जाएंगे और ये यहां से चले जाएंगे, यहाँ पे चिपक गए, फिर इसको आराम से बाहर निकाला जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये एडसॉर्बेंट है जिसके ऊपर नियॉन के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं और ये वेसल है जिसमें सिर्फ अकेला हेलियम है। बात खत्म। दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों को सेपरेट कर लिया। इनर्ट गैसेस को सेपरेट करना था। ये बात भी समझ में आ गई क्या? अगर आ गई है तो बोलो। यस, आगे चले। देखिए, अगर नोट्स लिखने के रह भी जाते हैं तो मैं उनकी फोटो निकाल के ग्रुप पे डाला करूंगा, आप वहां से लिख लिया करो, राइट? आसान तरीके से ले रहा हूं मैं, कुछ नहीं। सातवां एप्लीकेशन है क्यूरिंग ऑफ डिसीजेस। देखिए, ठीक से देखिए, डिसीज को क्योर करना है। डिसीज को क्योर कैसे करते हैं? मान लीजिए हमारा शरीर है, बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये कोई जंतु है, ठीक है? ये कोई जंतु है, राइट? कौन है रे ये बच्चे, ये कौन है ये ऐसा दिखने वाला? कौन है ये? चलो बोलो, कौन है ये? कोरोना। अरे बोलो रे, ये कौन है? हाँ, अगर ये हमारे शरीर के अंदर है, ऐसा कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर गया, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत सही, बहुत सही। इसका मतलब है कोई सो नहीं रहा है, बहुत सही, क्लास की तरह मजा आ रहा है। बस थोड़ा अंदर अंदर कोई बात कर रहा है ना, तो उससे डिस्टर्ब हो रहा है, बस वो अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटे, ये जो डिसीज होता है, अब मैं थोड़ा सा इसे आसान कर देता हूं, एक कोरोना छोड़ दो। ये जो डिसीज है, ये जो पार्टिकल है, पैथोजन है, सॉरी, इसको अगर हमको मारना है तो इसके अंदर हमको कोई तो भी ड्रग डालना पड़ता है। तो हम अपना मुंह मान लो कि इधर है, ये नाक है अपना और ये मुंह मान लो बेटे, ठीक है? यहां से हमने गोली खा ली, ये गोली यहाँ पे आके इसको कैसे मारती है? पहले ये गोली के पार्टिकल आके इसके ऊपर चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, एडसॉर्ब होते हैं, और एडसॉर्ब होने पर धीरे धीरे इसके अंदर जाते हैं। मतलब पहले क्या होना पड़ता है? ड्रग को एडसॉर्ब होना होता है और फिर अंदर जाएगा और अंदर जाके मारेगा। तो एप्लीकेशन तो एडसॉर्प्शन का ही हुआ ना। उसके बाद है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसको आप मेटालर्जी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, उसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, बस याद रखो फ्रोथ फ्लोटेशन।
और तीसरा है एडसॉर्प्शन इंडिकेटर। एडसॉर्प्शन इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है केमिस्ट्री में, ये ऐसा यहाँ पे बेस होता है या फिर एसिड होता है नीचे, और ये ऊपर से ऐसे बेस होता है, और यहाँ पे एक ऐसा टैप होता है तुट्टी, और यहाँ से धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप हम नीचे बेस डालते हैं। एसिड और बेस इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन ये एक्चुअली कब न्यूट्रलाइज करते हैं ये हमको पता नहीं होता। तो इसलिए क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, देखिए एसिड के अंदर बेस मिलाना है और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन ये एक्चुअली कब न्यूट्रलाइज हो रहा है पता नहीं है। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए इसके अंदर इंडिकेटर डाला जाता है। ये इंडिकेटर क्या करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे H+50 है, तो ऊपर से एक एक OH माइनस डाल रहे हैं हम, बेस मतलब OH माइनस डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे OH माइनस डालेंगे, जैसे ही OH माइनस भी 50 हो जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हमको समझेगा कैसे, तो वो समझने के लिए हम इसके अंदर इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर क्या करता है, जैसे ये दोनों इसके अंदर 50-50 हो जाते हैं तो इंडिकेटर अपना जो है कलर दिखाता है, कोई भी कलर दिखाता है अपना। मान लीजिए कि फिनोल्फथालीन है तो ये पिंक कलर दिखाता है, और जैसे ही पिंक कलर आता है तो आपको समझ जाता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। एसिड है उसमें बेस डाल रहे, न्यूट्रलाइज होने पर इंडिकेटर कलर चेंज करता है, आपको समझ जाता है न्यूट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन ये इंडिकेटर किसके बेस पर काम करता है, अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग मैकेनिज्म पर काम करते हैं। तो ऐसे ही एक तरीके के इंडिकेटर होते हैं, उन्हें बोलते हैं एडसॉर्प्शन इंडिकेटर। ये एडसॉर्प्शन इंडिकेटर जो होते हैं ये एडसॉर्प्शन फिनोमेनन पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर हैलाइड, ये